गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो हम बीएससी पार्ट फाइनल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे और हमने लिया था एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के 2018 के पेपर को। कल कुछ पेपर के बारे में इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, आज उसी का नेक्स्ट पार्ट सेकंड ले रहे हैं। तो शॉर्ट नोट सेक्शन बी हमारा चल रहा था, उसमें एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे, अब नेक्स्ट पार्ट में हम आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया है हमने सेक्शन बी का और यहाँ पर दो क्वेश्चन है। ये आपके पास इंटरनल ऑप्शन है, आंतरिक विकल्प है, आप ये वाला कर सकते हैं और ये वाला कर सकते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2A क्या है। आपको पूछा गया है संरचना के बारे में और आपको संरचना पूछी गई है रेखित पेशी की। तो समझते हैं नंबर 1, पहले कुछ बातें हमें ध्यान रहनी चाहिए। जो पेशी कंकालीय पेशियां हैं, अंग्रेजी में कहें तो स्केलेटल मसल्स, वे ही पेशियां रेखित पेशियां कहलाती हैं। ओके, तो पहले तो उस पर डिस्कस करेंगे, फिर संरचना मैंने ड्रॉ कर रखी है, बिल्कुल इजी वे में अभी समझ लेंगे इसको। नंबर 1, ऐसी पेशियां जो हमारे शरीर में कंकाल तंत्र के साथ जुड़ी हुई हैं, कंकालीय पेशियां कहलाती है। ठीक बात। नंबर 2, इन पेशियों को जब हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें गहरी हल्की पट्टियां दिखाई देती हैं, इसलिए इन पेशियों का नाम स्ट्रिएटेड या रेखित पेशियां हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो पेशियां ऐसी है वे अनऐच्छिक प्रकार की होती हैं। तो अब ऐसी पेशियां तो कंकाल से जुड़ी हुई हैं, तो ये उत्तरदायी हैं गमन और गति की क्रिया के लिए। ओके, अब समझते हैं इसकी क्रिया के बारे में। यहां पर मैंने एक रेखित पेशी को एक आरेख के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो क्या किया मैंने, रेखित पेशी को लाइट माइक्रोस्कोप में देखा तो क्या दिखा, गहरी पट्टी, हल्की पट्टी, फिर आगे एक गहरी पट्टी, फिर हल्की पट्टी, इस तरह से एकांतरित क्रम में हल्की, गहरी, हल्की, ऐसे पट्टियां व्यवस्थित होगी। तो मैं नाम दे देता हूं, ये यहां से लेकर यहां तक ये गहरी पट्टी है, इसे हम ए बैंड, अगर हम पूरा नाम लिखना चाहें तो ये है आपका एन आइसोट्रॉपिक बैंड। सिंपली आप इसे गहरी पट्टी या ए बैंड के नाम से जानते हैं। पूरा नाम मैंने बता दिया, इसे एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहेंगे। अच्छा, दूसरी एकांतरित है, इधर इधर दोनों तरफ। ये जो पट्टी है ये हल्की पट्टी है, आप इसे सिंपली नाम दे दोगे आई बैंड और पूरा नाम आइसोट्रॉपिक बैंड। तो एक हो गया ए बैंड, दूसरा हो गया आपका आई बैंड। यहां तक ठीक। अब ए बैंड की बात करें, ए बैंड के बीच में ये वाला पोर्शन पूरा
यहां से लेकर यहां तक का, या ऐसा कहूं ए बैंड का सेंट्रल पार्ट, दिस इज द सेंट्रल पार्ट, इस सेंट्रल पार्ट को नाम दिया गया है एच जोन, एच क्षेत्र कह दे तो क्या कहेंगे कि ए बैंड यानी गहरी पट्टी के केंद्र में एक चौड़ा क्षेत्र उपस्थित है जिसका नाम दिया गया एच जोन। अच्छा, एच जोन के बीच में एक डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, इस डॉटेड लाइन का नाम हमने दिया है, इट इज कॉल्ड एम लाइन। ठीक बात, तो ए बैंड से रिलेटेड हुआ। अब आई बैंड में देखो, मैंने एक संरचना बनाई है आई बैंड में, इट इज कॉल्ड जेड डिस्क। इसी जेड डिस्क को एक दूसरे नाम क्राउसे मेम्ब्रेन, इस नाम से भी जाना जाता है। तो गहरी हल्की पट्टियों के बारे में आपको पता चला। अब हम देखें कि मैं शुरुआत करूं इस जेड डिस्क से और क्रमागत यानी सेकंड जेड डिस्क तक चला जाऊं, यानी बिटवीन टू सक्सेसिव जेड डिस्क, यानी दो क्रमागत जेड डिस्क के बीच का हिस्सा। तो उसमें क्या क्या आ गया, एक तो आपके पूरा का पूरा ए बैंड आ गया, क्लियर है, ये पूरा आ जाएगा उसमें, प्लस क्या आ गया, हाफ आई बैंड यहां से, हाफ आई बैंड यहां से, यानी क्या, एक कंप्लीट ए बैंड प्लस 2 हाफ आई बैंड। और वो एरिया कहां पर है, इट इज बिटवीन 2 सक्सेसिव जेड डिस्क, दैट पार्ट इज कॉल्ड सार्कोमियर। ये वास्तव में जो पेशी तंतु है उसकी इकाई संरचना है, यूनिट, यानी पेशी तंतु की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को सार्कोमियर ये नाम दिया गया है। ठीक बात, तो ये सार्कोमियर की बात की तो दो परिभाषाएं मैंने बताई, सार्कोमियर में एक कंप्लीट ए बैंड है, 2 हाफ आई बैंड हो जाएंगे, ये 2 जेड डिस्क के बीच का भाग है, और तीसरी बात ये पेशी तंतु की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। यहां तक ठीक, ये आपको जानकारी समझ में आ गई। अब इंपॉर्टेंट बात पे डिस्कस करते हैं। अब अगर मैं पेशी तंतु की संरचना देखूं तो सबसे इंपॉर्टेंट ए बैंड का निर्माण कैसे हुआ और आई बैंड का निर्माण कैसे हुआ, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं। अब समझना, मैंने ए बैंड को नाम दिया था कि वो मोटे तंतु है, मोटे का मतलब उनसे होकर लाइट, हमने इस संरचना को लाइट माइक्रोस्कोप में देखा है, जो तंतु मोटा है उससे लाइट पास नहीं होगी, ट्रांसमिट नहीं होगी, इसलिए तो उसका नाम है ए बैंड, एनआइसोट्रॉपिक। तो जो मोटे तंतु हैं, जो ए बैंड है, इंग्लिश में मोटे के लिए क्या, दीज आर, पहले फिलामेंट हो गए आपके थिक फिलामेंट, मोटे तंतुओं ने निर्माण किया किसका, ए बैंड का। अब मैं इसकी केमिकल कंपोजिशन देखूं, रासायनिक संगठन देखता हूं, तो मोटे तंतुओं का निर्माण एक प्रोटीन से हुआ और उस प्रोटीन का नाम है मायोसिन प्रोटीन। तो मोटे तंतु यानी ए बैंड का निर्माण जिन प्रोटीनों से हुआ है उस प्रोटीन का नाम मायोसिन प्रोटीन है, बात याद रहेगी। और पेशी की संरचना में जो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन है वो भी कौन सा होता है, मायोसिन। अब बात करते हैं आई बैंड की, तो आई बैंड का निर्माण हुआ पतले तंतुओं से, थिन फिलामेंट से,
यानी थिन फिलामेंट ने निर्माण किया है आई बैंड। पतले हैं इसलिए लाइट ट्रांसमिट हो गई, इसलिए नाम दिया आइसोट्रॉपिक बैंड। तो जो थिन फिलामेंट है आई बैंड है, उसके निर्माण में 3 अलग अलग प्रकार के प्रोटीन भाग लेते हैं। एक का नाम है एक्टिन, एक का नाम है ट्रोपोनिन और तीसरे का नाम है ट्रोपोमायोसिन। बात ठीक। अब होगा क्या, मायोसिन की अगर हम संरचना देखें प्रोटीन की, तो वो क्या करता है कि इस प्रकार से व्यवस्थित होगा पेशी में कि एक तो बनेगा उसका हेड और एक बन जाएगी उसकी टेल। बात याद रहेगी। और जबकि जो एक्टिन है, सॉरी जो थिन फिलामेंट है, ये तीनों प्रोटीन मिलकर थिन फिलामेंट या आई बैंड बनाएंगे। उसमें एक एक्टिन, एक ट्रोपोनिन, एक ट्रोपोमायोसिन। कैसे होगा, ट्रोपोमायोसिन एक हेलिकल के समान एक लंबा प्रोटीन है। उस ट्रोपोमायोसिन के साथ एक्टिन के 7 अणु जुड़ जाएंगे, ऐसे 1 2 3 ऐसे 7 अणु जुड़ गए और साथ में ट्रोपोनिन जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोनिन ने मिलकर थिन फिलामेंट बना दिया और मायोसिन ने मिलकर थिक फिलामेंट बना दिया। तो इस प्रकार एक रेखित पेशी की संरचना में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। तो आई थिंक आप इतना लिख पाओगे। ये डायग्राम बनाना है, ए बैंड क्या है, आई बैंड क्या है, एच जॉन, एम लाइन, जेड डिस्क, सार्कोमियर, इतना लिखना है। फिर आपको पेशी तंतु का रासायनिक संगठन बताना है कि ए बैंड है वो मोटे तंतु है, वहाँ कौन सा प्रोटीन है, आई बैंड है वो पतले तंतु है और वहाँ कौन से प्रोटीन है। तो इतना आपको मेंशन अपने आंसर में करना है। तो आई होप इतना आप लिख पाओगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सेकंड बी पे। ये सेकंड ए था। फर्स्ट ए का एक क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किया था फैट के डाइजेशन के बारे में, और जो फर्स्ट बी था वो था रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग। मैं अलग से एक यूट्यूब वीडियो उस पर बना चुका हूँ, तो आप वो जरूर देखें। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। आपका सेकंड बी, आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो नेफ्रॉन की बात करें तो पहली चीज नेफ्रॉन है क्या, तो आपको ध्यान होना चाहिए नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की। तो जो वृक्क है, किडनी है, उसकी जो संरचनात्मक और जो कार्यात्मक इकाई है उसे हम नेफ्रॉन, वृक्काणु के नाम से जानते हैं। तो मैंने एक डायग्राम बनाया यहाँ पर और समझते हैं इसके कौन से भाग हैं और कौन सा भाग क्या काम करता है। तो पहली चीज तो ये मेंशन हो गई। अब ये संरचनाएं है कहाँ पर, तो अगर आपने किडनी के बारे में पढ़ा है, मैं इधर वाला मिटाता हूँ ताकि कुछ चीजें लिख पाऊँ यहाँ पर। ओके, तो आप सब ने किडनी के बारे में डिस्कशन किया होगा, पढ़ा होगा। तो किडनी की स्ट्रक्चर में 2 भाग होते हैं, एक को हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, दूसरे को कहते हैं रीनल मेड्यूला। एक वल्कूट है बाहर वाला, एक मध्यांश है अंदर वाला। अच्छा, किडनी की संरचना में जो किडनी का फंक्शनल पार्ट है, यानी जो काम करता है, उस फंक्शनल पार्ट को हम नाम देते हैं रीनल पैरेन्काइमा। और इसी रीनल पैरेन्काइमा वाले भाग में ये जो नेफ्रॉन है वो सब उपस्थित होते हैं। तो किडनी में नेफ्रॉन कहाँ है वो मैंने यहाँ डिस्कस किया, नेफ्रॉन है क्या वो मैंने यहाँ डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में। तो मोटे रूप से बात करें तो नेफ्रॉन की संरचना में 2 ही भाग हैं, बिल्कुल सिंपल। जो पहला भाग है उसका नाम है बोमन्स कैप्सूल, अभी मैं समझाऊंगा वहां पर।
तो आप पहले तो दो नाम याद कर लें कि नेफ्रॉन की संरचना में दो भाग हैं। पहला भाग जो है वो तो है बोमन कैप्सूल, और दूसरा जो भाग है वो है नेफ्रॉन का ट्यूब्यूलर पार्ट, नेफ्रॉन का नलिकीय भाग। ठीक, मैं यहां पर रिप्रेजेंट करता हूं कि यहां से लेकर यहां तक जो आपको एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है प्याले नुमा, ये यहां वाला जो रीजन है ये नेफ्रॉन का फर्स्ट भाग है, बोमन कैप्सूल एक हो गया। और इसके अलावा यहां से लेकर ये पूरा, हालांकि मैंने डायग्राम को बहुत सिंपलीफाई किया है, एक्चुअल में नेफ्रॉन की ये ट्यूब इतनी स्ट्रेट नहीं है, ये बहुत बार कॉइल्ड कुंडलित रहती है, बहुत अधिक लंबा होता है। तो मैंने केवल सिंपली इसको एक आरेख के रूप में प्रदर्शित किया है। तो बचा हुआ जो भाग है आपका वो आपका ट्यूब्यूलर पार्ट है, नलिकीय भाग है। तो दो हिस्से हो गए, बोमन्स कैप्सूल, ट्यूब्यूलर पार्ट, यहां तक ठीक। तो दो भाग हैं। पहले मैं डिस्कस कर लूं बोमन्स कैप्सूल के बारे में एंड देन वी डिस्कसिंग अबाउट ट्यूब्यूलर पार्ट। ओके, पहले डिस्कस किस पे करें? बोमन्स कैप्सूल के बारे में। ओके, समझना, बोमन कैप्सूल में ये जो हिस्सा है, तो बोमन कैप्सूल में रुधिर केशिकाओं का एक जाल है, ब्लड कैपिलरीज है। शरीर में तो हर जगह कैपिलरीज हैं, तो यहां पर भी कैपिलरीज हैं। इनका नाम दिया हमने ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ये जो संरचना बनी इसका नाम दे दिया ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। हिंदी में आप इसे केशिका गुच्छ इस नाम से जानते हैं। अच्छा, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना। ये तो केशिकाएं हैं जो बोमन्स कैप्सूल में उपस्थित हैं। तो यहां पर बोमन कैप्सूल प्लस ये जो केशिका गुच्छ है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, इन्होंने मिलकर एक संरचना बनाई जिसका नाम है मेलपीजियन ट्यूब्यूल या मेलपीजियन कैप्सूल। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है और किसी पेपर में आया हुआ हो सकता है। तो क्या हुआ? बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो संरचना इन्होंने मिलकर बनाई उसे मेलपीजियन ट्यूब्यूल या कैप्सूल कहते हैं। यहां तक ठीक। अब ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बनी कैसे वो समझना। नेफ्रॉन को ब्लड मिलना चाहिए और ब्लड यहां से वापस बाहर निकल जाना चाहिए। तो जो ब्लड लेकर आए उसका नाम है ARA, शॉर्ट में याद कर लो। पूरा नाम है अभिवाही वृक्क धमनिका, एफेरेंट रीनल आर्टेरियोल। जो ब्लड को लेकर वापस चली जाएगी वो है ERA, अपवाही वृक्क धमनिका। अभिवाही से ब्लड आएगा, अपवाही से ब्लड बाहर निकल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में बोमन कैप्सूल में जो ये कैपिलरीज बनेगी वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती है। यहां तक ठीक? ओके, अब बात करते हैं इस बोमन कैप्सूल की। इसकी बात कर रहे हैं, पहली कपनुमा संरचना है। अब इस बोमन कैप्सूल की अगर मैं वॉल यानी भित्ति को देखता हूं तो मुझे यहां पर दो संरचनाएं दिखती है, दो लेयर दिखती है। पहली लेयर का नाम दिया है बेसमेंट मेम्ब्रेन, हिंदी में याद कर दो आप आधारीय झिल्ली। एक अंदर की तरफ जो दूसरा है उसका नाम दिया है पोडोसाइट लेयर। तो बोमन कैप्सूल की भित्ति दो स्तरों से बनी हुई है। एक का नाम है आधारीय झिल्ली,
दूसरे का नाम है पोडोसाइट लेयर। तो जब मूत्र निर्माण की पहली क्रिया होती है परानिस्यंदन, अलग से एक वीडियो तैयार किया हुआ है, आप चैनल पे देख सकते हो। तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, पोडोसाइट लेयर है, ये एक अवरोध का काम करती है, बैरियर का काम करती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के समय, परानिस्यंदन के समय। तो एक तो हमने डिस्कस किया बोमन्स कैप्सूल के बारे में। अब हम बात करेंगे टिब्यूलर पार्ट के बारे में। यहाँ तक ठीक? तो टिब्यूलर पार्ट की शुरुआत होती है। टिब्यूलर पार्ट को हमने क्या किया, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जो इसका पहला हिस्सा है उसका नाम है पीसीटी, पूरा नाम याद कर दें, समीपस्थ कुंडलित नलिका, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल। ये हिस्सा जो बोमन कैप्सूल के कांटेक्ट में है वो पीसीटी। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यू आकृति की एक नलिका है जिसे हम लूप ऑफ हैनले, हैनले के लूप के नाम से जानते हैं। ये यू आकृति की नलिका हैनले का लूप। उसके आगे एक पार्ट आएगा जिसका नाम है डीसीटी, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड टिब्यूल, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और अंत में वो जाकर खुल जाएगी संग्रहण नलिका, कलेक्टिंग डक्ट या सीडी के अंदर। ये पीसीटी, ये पूरा लूप ऑफ हैनले, ये डीसीटी और ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये नेफ्रॉन के नलिकीय भाग के कुछ हिस्से हमने डिस्कस की। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले पीसीटी को। ये पीसीटी, अगर हम पीसीटी की संरचना को देखें अंदर से, तो यहां पर आपको घनाकार उपकला कोशिकाओं का स्तर दिखता है। कैसी उपकला कोशिकाएं हैं? घनाकार। क्या होगा इससे? सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा ताकि मूत्र निर्माण की जो एक दूसरी क्रिया है जिसको हम कहते हैं पुनरावशोषण, वो क्रिया तेजी से हो सके, ज्यादा हो सके। तो ज्यादा से ज्यादा पुनरावशोषण हो, इसलिए पीसीटी का आंतरिक स्तर घनाकार उपकला कोशिकाओं से बना हुआ, प्लस पीसीटी में कुल अवशोषण का अप्रोक्सीमेट 65 से 70% अवशोषण अकेला पीसीटी करता है। इसका मतलब पीसीटी में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब आप पीसीटी को देखोगे तो वहां पर आपको दिखाई देंगे ब्रश बॉर्डर। क्या दिखाई देगा पीसीटी में? ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर की उपस्थिति के कारण पीसीटी सर्वाधिक मात्रा में पुनरावशोषण कर पाता है। तो पीसीटी के बारे में समझ में आया। उसके आगे चलते हैं लूप ऑफ हैनले। हैनले का लूप, हैनले के लूप की दो भुजाएं समझना, एक इस पीसीटी के कांटेक्ट में, दूसरी इस डीसीटी के कांटेक्ट में। सिंपल। तो हैनले के लूप की जो भुजा पीसीटी के कांटेक्ट में है उसे हम हिंदी में तो कहेंगे अवरोही भुजा, और अंग्रेजी में कह देंगे डिसेंडिंग लिम्ब। एक हो गई। अब जो अगली भुजा ये वाली, ये आरोही है, असेंडिंग लिम्ब है। तो हैनले के लूप की दो भुजाएं, अवरोही आरोही। पहले अवरोही आएगी, बाद में आरोही आएगी। अब यहां समझना कि जो अवरोही भुजा है यानी ये वाली, यहां पर केवल व्यवस्था है किसके अवशोषण की? जल के अवशोषण की। मतलब यहां की कोशिकाएं जल के अवशोषण के लिए सक्षम है, लेकिन लवणों का अवशोषण, मिनरल का अवशोषण यहां पर नहीं हो सकता। जबकि जो असेंडिंग है वहां केवल लवणों का अवशोषण हो सकता है, जल के अवशोषण की वहां कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद आता है डीसीटी। डीसीटी में दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, नाम याद करना। एक का तो नाम है प्रिंसिपल सेल, दूसरी का नाम है इंटरकैलेटेड सेल। दो प्रकार की कोशिकाएं डीसीटी में है। मुख्य कोशिका यानी जो प्रिंसिपल सेल है वो मिनरल का, वाटर का पुनरावशोषण करती है, लेकिन यहाँ पर डीसीटी में जो भी पुनरावशोषण यानी यहाँ की जो कोशिकाएं हैं उनकी पारगम्यता हार्मोनों के द्वारा प्रेरित होती है। एडीएच, एल्डोस्टेरोन, ये दो हार्मोन यहाँ आते हैं,
पुनरावशोषण की क्रिया को प्रेरित करते हैं। अंतिम भाग सीडी है, कलेक्टिंग डक्ट। थोड़ी मात्रा में वहाँ जल का अवशोषण होता है और बाद में कलेक्टिंग डक्ट से उसे आगे की ओर मूत्र को छोड़ दिया जाता है। तो नेफ्रॉन के दो भाग हो गए। बोमन कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, ट्यूब्यूलर पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों काम होते हैं। ध्यान देना, पीसीटी में घनाकार उपकला कोशिकाएं हैं, बाकी जगह घनाकार है। डीसीटी में घनाकार और स्तंभाकार दोनों प्रकार की उपकला कोशिकाएं होती हैं। अच्छा, यहाँ पर जो अपवाही वृक्क धमनिका थी ERA, यहाँ से बाहर आई, बाहर आकर वो नेफ्रॉन के नलिकीय भाग के चारों ओर ये जाल बनाया है, इसे हम PTC परिनलिकीय केशिकाएं कहते हैं, जो पुनरावशोषण और स्त्रावण में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। तो एग्जाम में आप ये डायग्राम ड्रॉ करें, दो भाग बताए नेफ्रॉन के, बोमन कैप्सूल कैसी संरचना है, वहाँ क्या होगा ये लिखें, ट्यूब्यूलर पार्ट के कितने भाग हैं, कौन से भाग की क्या प्रॉपर्टी है और कौन से भाग में क्या क्या होगा, इतना आपको वहाँ पर बताना है। कल डिस्कस करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 3 A और B को। उसमें एक तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और एक अनुकंपी परानुकंपी के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।